सोचिए जरा, आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है। सिर्फ 2 घंटे, वो भी इतनी बड़ी मुसीबत के लिए? बिल्कुल। और मुसीबत भी कोई छोटी मोटी नहीं। बाहर ना के-पॉप राक्षसों की एक टोली घूम रही है। मतलब के-पॉप दानव शिकारी जो सूरज उगने से पहले हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेंगे जो उनकी नजर में आ गया। और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। हाँ, एक ऐसा खुफिया कमरा बनाना जिसे ढूंढना भौतिक रूप से लगभग नामुमकिन हो। मतलब कोई हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर सर्वाइवल थ्रिलर जैसा लगता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और सच कहूं तो एक बेहद अजीबोगरीब सर्वाइवल चैलेंज की कहानी है, जिसका आज के इस डीप डाइव में हम विश्लेषण करने वाले हैं। और इस पूरी घटना की जो गंभीरता है ना, उसे समझना बहुत दिलचस्प है। इस सर्वाइवल चैलेंज के जो फुटेज हैं, उसमें हम देखते हैं कि कुछ दोस्त इन के-पॉप दानव शिकारियों से छिपने की जानलेवा जद्दोजहद कर रहे हैं। और एक साथी तो पहली शिकार बन चुका है। बिल्कुल, उनका एक साथी हेंड्रिक्स इन शिकारियों के पास जो एक खतरनाक दानव है, उसने उसे अपने वश में कर लिया है। मतलब उसे पूरी तरह से दुष्ट बना दिया है। तो पकड़े जाने का मतलब सिर्फ गेम हारना नहीं है, अपनी पहचान खो देना है, उसी दानव के वश में हो जाना है। सही कहा। तो दांव पर सच में बहुत कुछ लगा है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें तो ये बचपन के उस लुका छुपी के खेल का मतलब एक बहुत ही तनावपूर्ण, हाई स्टेक और वयस्क संस्करण लगता है, जिसे किसी बहुत ही जटिल एस्केप रूम के साथ मिला दिया गया हो। हाँ, एकदम सही। क्योंकि ये दानव रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इन लोगों को किसी भी तरह बस सूरज उगने तक अपनी जान बचानी है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि हम इन खुफिया कमरों की जो वास्तुकला है और अत्यधिक दबाव में इंसान की छिपने की जो रणनीति होती है, उसका विश्लेषण करेंगे। और उन शिकारियों की मानसिकता को भी समझेंगे जो इन कमरों की कमियां ढूंढ निकालते हैं। मतलब शुरुआत में जो अफरा तफरी मचती है ना, वो तो मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। जब हम घटना के शुरुआती पलों को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि कोई भी परफेक्ट खुफिया कमरा रातों रात या अचानक नहीं बनता। मतलब घबराहट में लोग कितने गलत फैसले लेते हैं। अरे हाँ, वो एक व्यक्ति का उदाहरण देखिए जो एयर वेंट मतलब वो हवा की नली में छिपने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वहाँ बहुत जगह है। हाँ, लेकिन वो उसमें बुरी तरह फंस जाता है। उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाकर मदद मांगनी पड़ती है। मतलब कितना बेवकूफ़ी भरा फैसला था वो। बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विकासवादी मनोविज्ञान यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को देखें तो ये स्थिति हमें अत्यधिक दबाव के प्रभाव को समझाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब किसी के पास सिर्फ 2 घंटे हो और कोई खूंखार शिकारी पीछे हो तो दिमाग में कॉर्टिसोल का स्तर भयानक रूप से बढ़ जाता है। इससे ना एक स्थिति पैदा होती है जिसे मनोविज्ञान में टनल विजन कहा जाता है। टनल विजन मतलब बस एक ही चीज पर फोकस रह जाना। हाँ, और इंसान की जो तार्किक सोच होती है वो काम करना बंद कर देती है। वो अपनी पहली वृत्ति या फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर निर्भर हो जाता है, जो अक्सर तर्कसंगत नहीं होती। जैसे वो डॉग हाउस वाला मामला। अरे हाँ, वो भी एक कमाल का उदाहरण है। मतलब कोई डॉग हाउस को अपना खुफिया ठिकाना बनाने की कैसे सोच सकता है? और ऊपर से कुत्तों को शांत रखने के लिए वो खुद पर पीनट बटर लगा लेता है। कुत्ते उसे चाटने भी लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि भाई यही कुत्ते अजीब व्यवहार करके उसका पर्दाफाश कर देंगे। यही टनल विजन है। इंसान जल्दबाजी में ये भूल जाता है कि सुरक्षा को किसी दूसरे जीवित प्राणी पर निर्भर करना कितनी बड़ी रणनीतिक भूल है। मतलब कुत्ते वफादार हो सकते हैं, लेकिन वो गुप्तचर थोड़ी ना है। हाँ, वो तो है। और एक बंदे ने तो गड्ढा ही खोद डाला जो इतना छोटा था कि वो उसमें फंस गया। दूसरे को उसे खींचकर बाहर निकालना पड़ा। दबाव में शरीर और दिमाग का तालमेल अक्सर बिगड़ जाता है। लेकिन एक बात मेरे गले नहीं उतर रही है यहाँ पर। क्या? हम हमेशा फिल्मों में देखते हैं कि एक्शन हीरो एयर बेंट के जरिए पूरी की पूरी बिल्डिंग पार कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो असल जिंदगी में ये इतना बड़ा जाल क्यों साबित होता है? हाँ, ये बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। मीडिया अक्सर वास्तविकता को नाटकीय बनाने के लिए भौतिक नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तो मतलब वो बस एक सिनेमाई झूठ है। बिल्कुल। असल में एयरवेंट्स हवा के प्रवाह के लिए डिजाइन किए गए हैं, इंसानों के रेंगने के लिए नहीं। वो पतले और नुकीले धातु से बने होते हैं। उनका आकार बहुत संकरा होता है और वो एक इंसान का वजन सहने के लिए तो बिल्कुल नहीं होते। और हम खतरे के समय उस झूठी धारणा को सच मान बैठते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग उस व्यवहारिक सच्चाई को भूल जाता है और फिल्म वाली उसी फैंटेसी को हकीकत मान लेता है जो उसने अपने अवचेतन मन में सालों से जमा कर रखी है। ये तो काफी डरावना है। खैर,
जब उन्हें एहसास हुआ कि ये छोटी मोटी और बचकानी जगहें काम नहीं आएंगी, तो कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव आता है। हाँ, उन्होंने रणनीति पूरी तरह से बदल दी। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ छुपने की बजाय रहने की जगह बनानी शुरू कर दी, और वो भी कोई आम जगह नहीं, बल्कि ऐशो आराम से भरपूर मास्टरपीस। टैनर का कमरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अरे बाप रे, वो तो सच में पागलपन था। टैनर एक भारी भरकम एक्सकेवेटर मशीन का उपयोग करता है और ग्रैंड कैनियन से भी बड़ा एक विशाल अंडरग्राउंड कमरा खोद डालता है। हाँ, एक्सकेवेटर से, सिर्फ छिपने के लिए। और अंदर क्या है? एक पूरा हेंड्रिक्स रेमन बार, स्नैक्स, एक टीवी और ऊपर से मिट्टी से ढकी एक पूरी तरह से नकली छत। वास्तुकला और मनोविज्ञान के नजरिए से ये हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। और शॉन का कमरा भी तो देखिए, वो वेंडिंग मशीन वाला। हाँ। वो एक वेंडिंग मशीन के पिछले हिस्से को काटकर उसे एक खुफिया दरवाजे में बदल देता है। और अंदर क्या है? एक पूरी तरह से गोल्डन कमरा। मतलब गोल्डन टीवी, पोस्टर, चिप्स, और यहाँ तक कि उसने अंदर एक PS5 भी लगा रखा था। ये तो एक खुफिया कमरे के अंदर दूसरा खुफिया कमरा बनाने जैसी बात हो गई। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। एलेक्स एक नकली दीवार बनाता है जो देखने में बिल्कुल आम लगती है, लेकिन एक अलग से रखा हुआ दरवाजे का जादुई हैंडल सही जगह पर लगाने से ही वो खुलती है। काफी स्मार्ट का वो। हाँ, लेकिन एक कमरा तो पूरा का पूरा मूवी थिएटर जैसा बना दिया गया था। उसमें बाकायदा एक पासकोड वाला दरवाजा है, पॉपकॉर्न मशीन है, स्लशी मशीन है और 10 रिक्लाइनर कुर्सियां। और वो कैट का कमरा? हाँ, LED लाइट्स, छोटे फ्रिज और सुरक्षा कैमरों की निगरानी के लिए एक आईपैड। मतलब ये सब देखकर तो लगता है कि ये केवल सर्वाइवल नहीं है। जब बाहर मौत मंडरा रही हो तो अंदर गोल्डन टीवी और स्लशी मशीन लगाने का क्या तुक है? इसे मैं ऐशो आराम के साथ डूम्सडे प्रेपिंग कहूंगी। ऐशो आराम के साथ डूम्सडे प्रेपिंग? हाँ, इसके पीछे एक बहुत गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। देखिए, जब बाहरी दुनिया में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है ना, तो दिमाग एक ऐसे छोटे से वातावरण की तलाश करता है जहां वो अपना पूर्ण अधिकार जता सके। तो मतलब ये जो कस्टमाइजेशन है, जो सजावट है, ये सिर्फ छिपने का तरीका नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अराजकता के बीच अपना मनोवैज्ञानिक नियंत्रण वापस पाने का एक साधन बन जाता है। जब कोई व्यक्ति गोल्डन कमरा बनाता है या इटालियन थीम स्थापित करता है, तो उसे एक डोपामीन हिट मिलता है। अच्छा, तो वो खुद को शांत कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, ये दिमाग को ये विश्वास दिलाता है कि हालात उतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि कम से कम वीडियो गेम का रंग या रोशनी का प्रकार तो उसके नियंत्रण में है। तो एक तरह से खुद को दिलासा देने का एक बहुत ही महंगा और जटिल तरीका हुआ। बिल्कुल, लेकिन कोई भी कमरा अंदर से चाहे कितना भी शानदार और सुरक्षित क्यों ना हो, वो केवल अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितना ही सुरक्षित होता है। ये बात तो हमेशा सच होती है। और जब दानव शिकारियों का हमला शुरू होता है, तो वो इन्हीं मानवीय गलतियों का फायदा उठाते हैं। फुटेज के अनुसार ये शिकारी बेहद आधुनिक और आदिम दोनों तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे एयर टैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे ट्रैक करने के लिए। हाँ, और साथ ही वे दिल की धड़कन सुन सकते हैं, सांसों की आवाज पकड़ सकते हैं, और यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि वो डर को सूंघ भी सकते हैं। यहीं पे वो अवधारणा सामने आती है जिसे सैन्य और साइबर सुरक्षा की दुनिया में ना ऑपरेशनल सिक्योरिटी या ऑप्सेक कहा जाता है। ऑप्सेक, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? इसे एक पनडुब्बी के उदाहरण से समझिए। एक पनडुब्बी का जो बाहरी आवरण होता है वो इतना मजबूत होता है कि वो समुद्र के तल का भयानक दबाव झेल सकता है। सही बात है। लेकिन अगर उस पनडुब्बी का कैप्टन गलती से अपना रेडियो सिग्नल चालू छोड़ दे तो दुश्मन का सुनार उसे तुरंत पकड़ लेगा। अरे हाँ, मतलब सुरक्षा दीवारों की मजबूती से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि अंदर की जानकारी बाहर न जाए। और इन लोगों ने तो अपने रेडियो सिग्नल पूरी तरह से खुले छोड़ रखे थे। बिल्कुल। टैनर का वो जो शानदार विशाल अंडरग्राउंड बंकर था, वो सिर्फ इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि जमीन के ऊपर एक पावर कॉर्ड, मतलब बिजली का तार बाहर रह गया था। इतनी बड़ी गलती? हाँ, और वो तार सीधे उसके खुफिया कमरे तक जाता था। दानव सिर्फ उस तार का पीछा करता है और वहां पहुंच जाता है। इतनी खुदाई, एक्सकेवेटर का खर्चा, सब एक छोटी सी तार की वजह से बर्बाद। और वो मूवी रूम वाला किस्सा तो और भी मजेदार था। अरे हाँ, उसका पासवर्ड आसानी से हैक हो जाता है क्योंकि भाई ने पासवर्ड रखा था 0000 और ऊपर से उसने वो पासवर्ड कहीं लिख लिया था और कीपैड पर उसकी उंगलियों के निशान भी रह गए थे। हम यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे मानव स्वभाव ही सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है।
एलेक्स के मामले में भी तो ऐसा ही हुआ था ना। हाँ, वो जो नकली दीवार और जादुई हैंडल वाला कमरा था। वो अपने ही खुफिया कमरे में फंस जाता है क्योंकि वो दरवाजे का जादुई हैंडल वापस बाहर लगाना भूल जाता है। मतलब अंदर चला गया और हैंडल बाहर ही छोड़ दिया। हाँ, बाद में कोई उसकी मदद करता है, लेकिन इसी हैंडल वाली तरकीब को दानव समझ जाता है कि एक ऐसा दरवाजा है जो बिना हैंडल के है। क्या बात है। देखिए, एक आदर्श सुरक्षा वो है जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क न हो। जब किसी खुफिया कमरे में पॉपकॉर्न मशीन या 200 इंच का टीवी चलता है तो उसके लिए बिजली चाहिए। बिजली के लिए केबल चाहिए। और वही केबल मौत का सुराग बन जाती है। ये ना एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा करता है। मतलब मैं सोच रहा था, क्या एक ऐसा खुफिया कमरा बनाना सच में संभव है जो पूरी तरह से अदृश्य हो, खासकर आज के समय में जब उसे चलाने के लिए बिजली, वाईफाई और हवा जैसी आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है। ये तो सुरक्षा विज्ञान का एक क्लासिक विरोधाभास है। पूर्ण सुरक्षा का मतलब है पूर्ण अलगाव। मतलब न कोई आवाज अंदर जाएगी, न बाहर आएगी, न बिजली का कोई तार होगा। लेकिन पूर्ण अलगाव में तो इंसान ज्यादा देर तक मानसिक रूप से स्थिर ही नहीं रह सकता ना। बिल्कुल, घुटन और अकेलापन उसे पागल कर सकता है। इसलिए वो आराम की चीजें जोड़ता है और वही आराम की चीजें उसकी सुरक्षा में सेंध लगा देती हैं। तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं, बाहरी दुनिया से जुड़ने वाले धागे बढ़ते जाते हैं और शिकारी उन्हीं धागों को पकड़कर अंदर पहुंच जाते हैं। बहुत खूब। अब जब ये भौतिक सुरक्षा और ऑपरेशनल सिक्योरिटी पूरी तरह से विफल होने लगती है तो घटनाक्रम एक नया और काफी चतुर मोड़ लेता है। हाँ, जब दानव करीब आने लगते हैं और सूरज उगने में कुछ ही समय बचा होता है तो भौतिक दीवारों की बजाय वो मनोवैज्ञानिक रणनीतियां और छलावे का इस्तेमाल करते हैं। घर के चारों ओर डिकॉय यानी नकली कमरों का जाल बिछाया जाता है। जब इंसान छिप नहीं सकता तो वो दुश्मन को भ्रमित करता है। ये समय बचाने का एक बहुत ही शानदार बचाव तंत्र है। हमने फुटेज में देखा कि एक और वेंडिंग मशीन रखी जाती है जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है और दीवारों पर सिर्फ तस्वीरें लगा दी जाती हैं जिनके पीछे कोई कमरा ही नहीं होता। और दानव उन छलावों में फंसता भी है, लगातार फंसता है। वो सोचता है कि यहाँ कोई शिकार होगा, वो उसे तोड़ने और खोलने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है और फिर पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है। इससे शिकारियों का वो कीमती समय बर्बाद होता है जो वे असली कमरों को ढूंढने में लगा सकते थे। क्या वास्तविक दुनिया में भी ऐसा होता है? अरे बिल्कुल। अगर हम सैन्य इतिहास पर नजर डालें तो डिकॉय का इस्तेमाल समय बचाने की एक बहुत ही पुरानी और कारगर रणनीति रही है। कोई उदाहरण? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ना मित्र देशों की सेनाओं ने पूरी की पूरी घोस्ट आर्मी या नकली छावनियां बनाई थीं। घोस्ट आर्मी? हाँ, उन्होंने रबर के नकली टैंक और लकड़ियों के हवाई जहाज मैदान में खड़े कर दिए थे ताकि दुश्मन अपना गोला बारूद और सबसे महत्वपूर्ण चीज अपना समय उन पर बर्बाद करे। अरे वाह! इस सर्वाइवल चैलेंज में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। शिकारी की ऊर्जा को उन जगहों पर खर्च करवाया जा रहा है जहां कोई शिकार है ही नहीं। ये रणनीति तो सच में बहुत स्मार्ट थी। लेकिन इस पूरी कहानी का जो अंत है ना, वो इतना बेतुका और अप्रत्याशित है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो क्लाइमैक्स तो सच में। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद जब सूरज उगने में बस कुछ ही मिनट बाकी होते हैं, दानव अंततः शॉन के कमरे को ढूंढ लेता है। वो शॉन को खत्म करने ही वाला होता है। अब कोई भी सोचेगा कि यहाँ कोई बड़ा एक्शन सीन होगा, कोई जादुई हथियार निकाला जाएगा या कोई और मास्टरमाइंड चालाकी दिखाई जाएगी, लेकिन नहीं। हाँ, वहां जो हुआ वो तो शॉन को अचानक महसूस होता है कि दानव कोई बुरा जीव नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ अकेलापन महसूस हो रहा है। और उसे हराने के लिए वो क्या करता है? वो दानव को एक किस कर लेता है। हाँ, मतलब और इस एक अजीबोगरीब और भावनात्मक कृत्य से दानव शांत हो जाता है और सबकी जान बच जाती है। मतलब इतनी मेहनत से खुफिया कमरे बनाने, एक्सकेवेटर से खुदाई करने और इतने जटिल पासवर्ड लगाने का क्या फायदा जब आखिरकार जान बचाने का तरीका इतना बेतुका था? ये हिस्सा सच में पूरी तरह से तरकीन लगता है, लेकिन अत्यधिक तनाव वाली स्थितियां कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित समाधानों की ओर ले जाती हैं। अच्छा। हाँ, जब तर्क और भौतिक सुरक्षा जवाब दे देती है तो इंसान का दिमाग उन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का सहारा लेता है जो आम तौर पर उस परिस्थिति में सोची भी नहीं जा सकती। तो मतलब वो सारी मेहनत बेकार नहीं गई? बिल्कुल नहीं। इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। उन खुफिया कमरों ने, उन डिकॉयज ने और उस सारी भागदौड़ ने उन्हें वो समय दिया। अगर उन्होंने वो सब नहीं किया होता तो वे बहुत पहले ही पकड़े जाते।
उस भौतिक सुरक्षा ने उन्हें बस उस अंतिम क्षण तक पहुंचाया जहां ये अप्रत्याशित और भावनात्मक समाधान काम कर सका। तो एक तरह से ये पूरी कवायद खतरे को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ समय खरीदने के लिए थी। सर्वाइवल अक्सर खतरे को पूरी तरह हराने के बारे में नहीं होता, बल्कि खतरे के टल जाने तक बस टिके रहने के बारे में होता है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सार है। और उन कमरों ने भले ही वो कितने भी त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, अपना वो काम तो बखूबी किया। बहुत सही कहा आपने। इस पूरी घटना का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है, वो है सुरक्षा और इंसान के सुकून के बीच का दिलचस्प लेकिन काफी खतरनाक संतुलन। बिल्कुल। हमने देखा कि कोई चाहे कितने भी संसाधन क्यों ना लगा ले, कितने भी भारी एक्सकेवेटर क्यों ना ले आए, या कितना भी सुनहरा कमरा क्यों ना बना ले, इंसान की एक छोटी सी भूल ही हमेशा सबसे बड़ा खतरा बनती है। जैसे वो पावर कॉर्ड का बाहर छूट जाना। हाँ, या कीपैड पर उंगलियों के निशान छोड़ देना, या एक दरवाजे का हैंडल वापस लगाना भूल जाना। ये छोटी छोटी मानवीय त्रुटियां ही बड़े बड़े अभेद्य किलों को ढहा देती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ना कोई भी सिस्टम उसके सबसे कमजोर हिस्से से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, और अक्सर वो सबसे कमजोर हिस्सा मानव स्वभाव ही होता है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ राक्षसों से छिपने वाले किसी यूट्यूब खेल तक सीमित नहीं है। हम इस पूरे परिदृश्य को आज की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। आज के इस डिजिटल और तेज रफ्तार समय में हर इंसान की जिंदगी में अपना एक खुफिया कमरा होता ही है। सच कहा। शायद वो कोई सुरक्षित डिजिटल स्पेस हो, फोन का कोई हिडन फोल्डर हो, कोई गुप्त डायरी हो, या बस दिमाग का वो शांत कोना जहां बाहरी दुनिया की सूचनाओं की बाढ़, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, उससे बचने के लिए शरण ली जाती है। हम सभी अपने अपने तरीके से सुरक्षित महसूस करने के लिए ऐसे कमरे बनाते हैं और उन्हें अपने कंफर्ट के हिसाब से सजाते हैं। हाँ, और हम उन डिजिटल या मानसिक कमरों को पासवर्ड से, प्राइवेसी सेटिंग से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये घटना हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुरक्षित होना कितना आधुनिक या आरामदायक है। बाहरी दुनिया से जुड़ने वाली एक छोटी सी तार भी सब कुछ उजागर कर सकती है। बिल्कुल सही। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, इंसान अपने जीवन में आराम और सुरक्षा के लिए चाहे कितने भी गुप्त कोने क्यों ना बना ले, वो कौन सा छोटा सा अनदेखा किया गया पावर कॉर्ड या फिंगरप्रिंट है जो उसकी असल पहचान या सबसे गहरे रहस्यों को दुनिया के सामने ला सकता है। जरा सोचिएगा।